महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। गैस महंगी, पेट्रोल लेवी भी बढ़ा रही है। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअली मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL बढ़ाने, बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की शर्त आयद की। डॉलर रेट का तयन मार्केट के मुताबिक किया जाए। IMF को वाज़ेह पैगाम दिया, आपकी शराइत मानने को तैयार हैं। अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुल्क कौम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की खातिर अशरफिया और अहले सरबत तबके को भी कुर्बानी देनी होगी। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं और उनके जज्बे बुलंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों को 5 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज देने का ऐलान। PTI की असेंबली में अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश ही रह गई। हुकूमत ने आखिरी पत्ता खेलकर PTI का असेंबली से सफाया कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने PTI के मजीद 43 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर दिए। तहरीक इंसाफ के 124 अरकान से बाहर सिर्फ मुनहरिक अरकान ही असेंबली में रह गए। PTI अरकान ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। हुकूमत का मकसद एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन के नताइज हासिल करना है। पंजाब में एक मतनाज़ शख्सियत को लगाया गया। ये सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है और हम इससे गाफिल नहीं। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारा असेंबली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक ऐसा कायद हस्ब इख्तिलाफ चाहते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे हो। पंजाब में तकर्रुर और तबादले, PTI का इलेक्शन कमीशन से रजू का फैसला। ज़राए PTI 18 अफसरान की पंजाब में तकर्री रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने का फैसला। सानहा 25 मई में मुलव्विस अफसरान को निगरान सेटअप पंजाब में तैनात न किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत एक मुंशी जैसी हो गई। साबिक वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। ऐसा लग रहा है कि PTM हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। निगरान वज़ीर आला तो एक चेहरा है, पीछे तो कोई और। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, खुरम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद करके मुल्क को अंधेरों में डुबोया गया। जो भी हल्फ लेता है गैर जानिबदारी हल्फ लेता है। निगरान वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाकर सबूत देंगे। पंजाब में मुतनाज़ा तरीन अफसरान को तैनात किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मुतनाज़ा फैसला अदलिया में चैलेंज कर रहे हैं। हुक्म हुआ है 25 मई वाले अफसरान फौरी लगाने शुरू कर दे। लोगों को गिरफ्तार करने और घरों से उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आने वाला वक्त इमरान खान का है। कौम इसके साथ है, शिकस्त PDM का मुकद्दर बनेगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। शहरियों को किसी भी सूरत नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। वजारत सदारत इजलास में महंगाई कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। विफाकी कबीना का बड़ा फैसला, तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कबीना का इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में कबीना ने तोशाखाना के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया। कबीना डिवीजन ने तोशाखाना के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। बिजली का निजाम मुकम्मल बहाल कर दिया। आइंदा 48 घंटे लोड शेडिंग रहेगी। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में NTDC के 1112 ग्रिड स्टेशन हैं जिनको बहाल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज सुबह 7:30 बजे तकनीकी खराबी हुई जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। जौहरी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे चाहिए। वफाकी वजीर ने ब्रेक डाउन की वजह बैरूनी मुदाखलत को करार दे दिया।
नैब को हर एक झूठे केसेस पर जवाब देना पड़ेगा। 35 साल के एहसास अखराजात और आमदन लीक कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब में अपने 4 साल का हिसाब दें। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अपने दौरे हुकूमत में LNG के सस्ते मुआहदे किए। चोटी पर फलस्तीनी अहमद काहला को गोली बगैर किसी वजह के मारी। इसराइल फौज का इतराफ इसराइली फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में इतराफ किया गया है। जिस वक्त फलस्तीनी शहरी को शहीद किया गया वो निहत्ते थे और उनसे फौजी एहलकारों की जान को किसी किस्म का खतरा नहीं था। फौजी एहलकार के पास फायरिंग का कोई जवाब नहीं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग के वाकयात बढ़ने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में 2 वाकयात में 13 अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। पुलिस मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे चुकी और छापे भी मार रही है। मुल्क में गलत तस्वुर पाया जाता है चेयरमैन किसी क्रिकेटर को ही होना चाहिए। कोई भी क्रिकेटर बोर्ड से बड़ा नहीं होता। वसीम अकरम ने रमीज राजा पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा वो 6 दिन के लिए आए थे, अब चले गए। इन्हें वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। भारत बोर्ड के दरमियान बातचीत होनी चाहिए थी। तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। मुझे नहीं समझ आता कि कौन लोग हैं। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को कौमी टीम में कमबैक के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने कहा मोहम्मद आमिर कौमी टीम में कमबैक कर सकते हैं, ताहम उन्हें पहले रिटायरमेंट का फैसला वापस लेना होगा। मैच फिक्सिंग के हवाले से मेरा मौक़िफ़ बहुत सख्त है। आमिर सजा भुगत चुके थे, उनके लिए कौमी टीम में वापसी के दरवाजे खुले हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं वफाकी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के इदारे IMF का प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए मुआहदे में तयशुदा शराइत पूरी करने का काम का आगाज कर दिया। तवक्को है कि IMF जायजा मिशन की आमद से कबल ज्यादातर शराइत पूरी कर दी जाएंगी, जिसके बाद मिनी बजट का मुसव्विदा हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा, जिसके तहत मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद की जा रही है और 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज़ है। इसके अलावा नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस बारे में ज़राए का मज़ीद कहना है कि रेवेन्यू इक़दामात से मुतल्लिक तजावीज़ें वजारत ख़जाना के साथ शेयर की गई हैं और इसी तनाजुर में IMF की शराइत पूरी करने के लिए वजारत ख़जाना में टैक्स तजवीज़ पर काम जारी है, जिसके तहत योमिया 50,000 रुपये से ज़्यादा की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ताहम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल अफराद पर मुजव्वज़ा टैक्स लागू नहीं होगा। FBR हुकाम का कहना है कि नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने से 45 से 50 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुल्क कौम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। फराइज अंजाम दे रहा था, वहां पर हजारों लाखों नौजवानों के लिए पंजाब के अपने वसाइल से बिला सूद कर्जे नौजवान बच्चों और बच्चियों को मुहैया किए जा रहे थे और लाखों लैपटॉप्स सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर वो तकसीम किए जा रहे थे। पंजाब के अलावा
पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी, और फिर बैंक ऑफ पंजाब के जरिए नौजवान जो बेरोजगार थे उनके रोजगार के लिए बोरान गाड़ी, रावी, इस तरह की जो गाड़ियां थी उनको मुहैया की गई ताकि वो अपने पांव पे खुद खड़े हों। इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जो आपने ये वीडियो में देखा, तकरीबन हमने 40 अरब रुपए के कर्जे तकसीम किए और उसकी जो रिकवरी थी वो 99% थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम के जो नौजवान बच्चे और बच्चियां न सिर्फ कितनी कमिटेड हैं बल्कि जो कर्जे उनको मिले 99% उन्होंने कर्जे वापस किए। और इसके मुकाबले में जब हम देखते हैं तो जो बैंकों के साथ जो कर्जे लिए जाते हैं हर साल अरबों रुपए के कर्जे माफ होते हैं और कर्जे माफ कराने के साथ घरों के अखराजात और महल और गाड़ियां वो अपनी जगह मौजूद रहती हैं। तो ये है वो एनर्जी, ये है वो कमिटमेंट इस मुल्क के नौजवान की पाकिस्तान के साथ। और मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह हमारी नौजवान नस्ल बशर्ते कि उनको वो वसाइल मुहैया किए जाएं और वो हालात मुहैया किए जाएं तो वो यकीनन पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उनका खोया हुआ मुकाम दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये प्रोग्राम और माजी करीब कि वो प्रोग्राम जो मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान उनकी सुपरविजन में जो चला, 75 अरब रुपए के कर्जे दिए गए 54,000 नौजवानों को। इसके अलावा लैपटॉप यहां पर भी शुरू की गई मियां नवाज शरीफ की सुपरविजन में और उसका बेपनाह फायदा हुआ इस मुल्क के नौजवानों को नहीं बल्कि पाकिस्तान की मईशत को। बगैर इस बात के जाए कि कौन लोग कहते थे कि लैपटॉप्स नहीं दिए जाने चाहिए, ये सियासी रिश्वत है, तो मैंने उसका एक ही जुमले में जवाब दिया था, क्या मैं लैपटॉप्स के बजाय नौजवानों के हाथों में क्लाशनकोफ दे दूं मैं? और फिर वो कोविड का जमाना आया और यही लैपटॉप्स बच्चों की तालीम और तदरीस का जरिया बन गए थ्रू रिमोट कंट्रोल। और कोविड का जमाना था कि घरों से बैठ के इन्हीं लैपटॉप्स के जरिए इन कौम के मायनास नौजवान बच्चों और बच्चियों ने रिज़्क़ हलाल कमाया और पाकिस्तान के लिए बेपनाह इनकी खिदमात हैं। मगर आज मैंने ये तमीद इसलिए बांधी कि वो ज़माना था कि जब हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें अपने वसाइल से। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत का मकसद एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन के नताइज हासिल करना है। पंजाब में एक मतनाज़ शख्सियत को लगाया गया। ये सब कुछ मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है और हम इसके गाफिल नहीं हैं। अपने एक बयान में रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा असम्बली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक ऐसा कायदे हस्बे खिलाफ चाहते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे हो। उनका मकसद अपने एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन के नताइज हासिल करना है। पंजाब में भी यही होता आ रहा है और इनका मरकज़ में भी ऐसा ही करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में एक शफाफ इलेक्शन चाहते थे। अपोजिशन ने नामुनासिब नाम तजवीज़ किया। अभी फैसले की सियासी सूख्ती नहीं नजर आती।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सानहा 25 मई में मुलव्विस और पीडीएम क़यादत के करीब अफसरान की पंजाब में तकर्री रखवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। ज़राए पीटीआई के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 18 अफसरान की पंजाब में तकर्री रखवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने का फैसला किया है। पीटीआई बिलाल सिद्दीक कमियाना और समीर सैयद के खिलाफ दरखास्त दी गई, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल जफर चट्ठा, नबील अब्बास और दीगर अफसरान के खिलाफ भी दरखास्त दी गई। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की जाएगी कि सानहा 25 मई में मुलव्विस अफसरान को निगरान सेटअप पंजाब में तैनात न किया जाए। पीटीएम के एजेंडे पर काम करने वाले अफसरान को भी निगरान सेटअप में न लगाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत एक मुंशी जैसी हो गई है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पर माफियाज मुसल्लत हैं। वज़ीर तवानाई कभी एक तो कभी दूसरी दुकान पर पाए खाने जाते हैं। मुल्क में कल से बिजली बंद है। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर रूलिंग मुस्तरद ना करते तो इलेक्शन हो चुके होते। साबिक वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इमरान खान को हटाना ही उनका मकसद रह गया है। ऐसा लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। निगरान वजीर आला तो एक चेहरा है, पीछे तो कोई और है। आज लाहौर के लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। साबिक विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद करके मुल्क को अंधेरों में डबो दिया गया। जो भी हल्फ लेता है गैर जानिबदारी का हल्फ लेता है। उन्होंने कहा कि हम तब तक घरों में नहीं बैठेंगे जब तक इनको मिसाल ना बना दिया जाए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सानहा 25 मई में मुलव्विस और पीडीएम क़यादत के करीब अफसरान की पंजाब में तकर्री रखवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। ज़राए पीटीआई के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 18 अफसरान की पंजाब में तकर्री रखवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने का फैसला किया है। पीटीआई बिलाल सिद्दीक कमियाना और समीर सैयद के खिलाफ दरखास्त दी गई, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल जफर चट्ठा, नबील अवान और दीगर अफसरान के खिलाफ भी दरखास्त दी गई। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की जाएगी कि सानहा 25 मई में मुलव्विस अफसरान को निगरान सेटअप पंजाब में तैनात न किया जाए। पीटीएम के एजेंडे पर काम करने वाले अफसरान को भी निगरान सेटअप में जो है वो न लगाया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान और साबिक अरकान सूबाई असेंबली ने मुलाकात की है। लाहौर में मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब में मुतनाज़ तरीन अफसरान को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मुतनाज़ा फैसला अदलिया में चैलेंज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से शफाफ इलेक्शन की अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि हुक्म हुआ है कि 25 मई वाले अफसरान फौरी लगाने शुरू कर दे। लोगों को गिरफ्तार करने और घरों से उठाने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया। उनका कहना है कि पंजाब में मुतनाज़ा तरीन और पीटीआई मुखालिफ शोहरत रखने वाले अफसरान को अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है।
चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा कि आने वाला वक्त इमरान खान का है, जो करप्ट माफिया के आगे डट कर खड़े हैं। कौम पीटीआई चेयरमैन के साथ है। बिल्कुल आपको बताएं कि पंजाब में मुतनाज़ शख्सियत के हवाले से इजलास किया गया। निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मुतनाज़ा फैसला जो है बदलिया में चैलेंज करेंगे, ये कहना है साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का। उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान और साबिक अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है, जबकि लाहौर में मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब में मुतनाज़ तरीन अफसरान को जो है वो तैनात किया जा रहा है, जबकि निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मुतनाज़ फैसला अदलिया में चैलेंज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गैर जानबदारी जो है वो से शफाफ इलेक्शन की अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद जट से। जी अमजद, बताइएगा इस इजलास में और क्या क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में हेलो जी अमजद, आप ये मेरी आवाज आ रही? जी अमजद बताइएगा। हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे अमजद जट से इस वक्त परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने साबिक अराकीन सूबाई असम्बली के साथ मशावरती इजलास किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पंजाब में आम इंतखाबात के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर शदीद तनकीद की गई। पंजाब में निगरान सेटअप में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ की भी मजम्मत की गई। साबिक वजीर आला ने शुरा को बताया कि पता चला है कि 25 मई वाले ऑफिसर्स को फौरी लगाने के साथ साथ लोगों को गिरफ्तार करके घरों से उठाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन के निगरान वजीर आला की तकर्री के मुतनाज़ फैसले को अदलिया में चैलेंज करने का भी ऐलान किया। पंजाब में मुतनाज़ा तरीन ऑफिसर को तैनात किया जा रहा है। पीटीआई मुखालिफ शोहरत रखने वाले ऑफिसर्स को अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान करप्ट माफिया के आगे अच्छा, अब तक ये बताइएगा कि जिन अफसरान को मुतनाज़े कहा जा रहा है, क्या उनके बारे में कुछ मालूमात है आपको कि उन अफसरान में किन किन के नाम शामिल है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि नए निगरान वजीर आला के आने के साथ ही आईजी पंजाब को भी चेंज कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया गया है पंजाब में, और साथ साथ सीसीपीओ लाहौर जो काफी देर से मुतनाज़ा हुए थे उनको भी तब्दील कर दिया गया है, और उनकी जगह पे बिलाल सदीक कमियाना साहब को दोबारा जो है वो सीसीपीओ लाहौर बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अमजद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, आईजी पंजाब उस्मान अनवर और सीसीपीओ लाहौर बिलाल कमियाना ने शिरकत की। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी ने इंतजामी अमूर के हवाले से हदायत देते हुए कहा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाए जाए। शहरियों को किसी भी सूरत नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीराअंदाज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मोहसिन रजा नकवी ने मजीद कहा कि इंतजामी अफसरान मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे, अशियाई जरूरिया की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आला ने इजलास के दौरान अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तमाम जरूरी इक़दाम का हुक्म देते हुए कहा, संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लंदन में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मजीद कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए अच्छा पैगाम नहीं था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला करते हुए तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी दारुल हुकूमत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में काबीना ने तोशाखाना के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया, जबकि काबीना डीएन ने तोशाखाना के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने तोशाखाना की नई पॉलिसी में मजीद तरमीम तजवीज़ कर दी।
बैन वजारती कमेटी ने तोशाखाना पर नई पॉलिसी काबीना इजलास में पेश किया, जबकि बैन वजारती कमेटी तोशाखाना में मजीद तरमीम करके पॉलिसी पेश करेगी। इजलास में गुज़श्ता हफ्ते मुआवने खुसूसी तैनात होने वाले फहद हारून को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल रिफॉर्म्स का कलमदान सौंप दिया। इससे पहले मुआवने खुसूसी फहद हारून के पास कोई कलमदान न था। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जानिब से बिजली ब्रेकडाउन पर ब्रीफिंग भी दी गई। काबीना इजलास में ECCO लॉजिस्टिकोलेट कंपनी के फैसलों, तवानाई बजट से मुतल्लिक मीडिया कैंपेन की मंजूरी दी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। आइंदा 48 घंटे लोड शेडिंग रहेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने मजीद क्या कहा, जानते हैं। करना है, हम कदम करना है, सिंक्रोनाइज करना है। उस सिंक्रोनाइजेशन में कुछ ताखीर हुई, लेकिन अल्लाह ताला के करम से और पावर डिवीजन और वाटर डिवीजन और वापडा के ताउन की वजह से फिर ये दोपहर में हमने उसको अचीव किया, सिंक्रोनाइजेशन को। तरबेला और बंगला और गाजी बरोथा की जो सिंक्रोनाइजेशन थी, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पूरे मुल्क में सिस्टम ऑन होना शुरू हुआ। इसलिए मैंने कहा कि पेस्को और IS को तो सुबह के वक्त ही उसमें कुछ जुज़वी तौर पर बहाली हो गई थी। सखर में भी उच्च पावर की वजह से बिजली मौजूद थी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ पहले मुल्तान को कुछ 12:30 बजे उनको कुछ बिजली दी गई, फिर हैदराबाद को 4:30 बजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद को, लाहौर को, गुजरांवाला जो पावर कंपनी है, और फैसलाबाद को। तो आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मज़ीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। कोयले के 2 प्लांट जो हैं उनका एक यूनिट जो है साहिवाल का भी और एंग्रो थर कोल का भी, वो इस वक्त सिंक्रोनाइज हो चुका है और बहुत जल्द बिजली बनाने का आगाज़ कर देगा, जिसकी वजह से अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्लांट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। इंडस्ट्री को जिस तरह हमारी पॉलिसी है कि मुकम्मल तौर पे बिजली दी जाएगी ताकि पाकिस्तानियों का रोज़गार और कारोबार मुतासर ना हो। 2-3 इशूज़ थे जी जिसमें आपके सामने रखने हैं, इसका हिस्सा है ये। पहली बात यह है कि कल जो एक हमें डिस्टर्बेंस हुई सिस्टम में, उसकी वजह से जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का, वो अल्लाह ताला के करम से महफूज रहा है। उसमें किसी किस्म के किसी नुकसान की हमें इतला नहीं कि कहीं कोई आग लगी है या किसी धुंध की वजह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है, और यही वजह थी कि हमें फिर जब एक दफ़ा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और हमने बहाल कर लिया। दूसरा जो अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस भी खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद है और उन्हीं को इस्तेमाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को हर एक झूठे केसेस पर जवाब देना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा कि 35 साल के असासे अखराजात और आमदन लीक कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब में अपने 4 साल का हिसाब दे। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अपने दौर में हुकूमत में LNG के सस्ते मुआहदे किए गए। मज़ीद शाहिदा खान अब्बासी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कि इस मुल्क में सियासतदान करप्ट है या जैसे जावेद इकबाल जैसे लोग करप्ट हैं। ये मजाक और ये तमाशे जो हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आज इनका बराह रास्त असर इस मुल्क की
معیشت پر ہے, اس ملک کے معاملات پر ہے, اس ملک کی سیاست پر ہے. اس لیے میری نئے چیئرمین صاحب سے صدا ہے کہ آپ کو بھی 6 مہینے ہو گئے, آج نیب کی عدالتوں میں جائیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو 7 سال سے جیل میں پڑے ہیں, جن کے 12 15 سال سے مقدمے مکمل نہیں ہوتے. ان کا کیا قصور ہے؟ میرے خلاف 4 سال میں ایک گواہ نہیں آ سکا جس نے کہا کہ شاہد عباسی نے کوئی کرپشن کی ہے. پروسیکیوٹر سے پوچھتے ہیں, حکومتی گواہوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. تو پھر ہم اس عدالت میں کیوں کھڑے ہیں؟ کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ یہ وہ LNG ہے جو آج ملک کو بچائے ہوئے. یہ LNG نہ ہوتی آج ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا, اور آپ کی نہ بجلی ہوتی نہ گیس ہوتی. یہ اس کی ساری بات کی حقیقت ہے. نہ عدالتوں سے گھبراتے ہیں, نہ اس سیاسی توڑ جوڑ سے گھبراتے ہیں. ہمیں تو پاکستان کے عوام کے سامنے واحد لوگ ہیں سیاستدان. ہم تو کہتے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے یہاں کیمرے لگا کر یہ کیس چلائیں کہ پتہ چلے پاکستان کے عوام کو یہاں کیا تماشے لگے رہے. یہ ود ان پارٹی نہیں ہے, یہ ایک غیر جانبدار فورم ہے جس پر ہمیں دعوت تھی, ہم وہاں گئے ہیں, بات کی ہے. یہ ہر پاکستانی اور خاص طور پر جو لوگ سیاست کریں ان کا حق ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاملات پر بات کریں. کیونکہ جو آج ہمارے ملک کی سیاست ہے یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی نظر ہو گئی ہے. عوام کے مسائل, ملک کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے مشکلات اور ملک کے مسائل کی بات ایک غیر جانبدار فورم پر کریں اور ان مسائل کا حل تلاش. بالکل جمہوریت پارٹی کے اندر بھی اور جگہ ہوتی ہے پارلیمان, اسمبلیاں. آپ پچھلے 5 سال کی کارکردگی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی نگراں کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری ہے. پہلے مرحلے میں آج 6 وزراء کا حلف اٹھانے کے جانے کا امکان تھا. پہلے مرحلے میں محکمہ داخلہ, اطلاعات, فنانس, وزارت قانون, خوراک اور صحت کی وزارتیں تشکیل دی جائیں گی. نگران کبیرہ کے 6 وزراء کا آج حلف اٹھانے کا امکان ہے. الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کا اعلان کیا تھا, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا. اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قطر میں اپنے ہم منصب علی بن احمد الکواری سے ملاقات کی ہے, جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے معاون خصوصی محمد جہان زیب خان اور قطر میں پاکستان کے سفیر بھی شریک تھے. دونوں ملکوں کے وزرائے خزانہ کی ملاقات میں تجارت, ٹیکنالوجی, زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور مضبوط تعلقات ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے علی بن احمد الکواری کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد پر قطری وزیر خزانہ کو مبارکباد بھی دی. گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر قطر پہنچے تھے. وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک سے مل کر کام کرنے کی یقین رکھتے ہیں. اس وقت عالمی سطح پر معاشی, موسمی اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں. مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک سے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 26واں اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کو درپیش مسائل پر دنیا کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے. 2022 میں پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا, تاہم اب تک کے اٹھائے جانے والے اقدامات ہمارے مستقبل کو طے کریں گے. ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. خطے میں امن سے متعلق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. خطے میں امن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک سے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ اسلاموفوبیا جیسے اہم مسئلے پر بات کرتے ہوئے دنیا کو معاشی اور موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا جیسے مسئلے بھی درپیش ہیں, جس کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ تعلیم افراد کے لیے روزگار اور صحت میں بہتری اور غربت میں کمی کا باعث بنتی ہے.
عالمی یوم تعلیم کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ تعلیم انسانی ترقی کا ایک اہم عنصر اور پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم کا ملک کی معاشی اور سماجی ترقی سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل بے خاطر خواہ سرمایہ کاری کے بغیر کوئی بھی ملک پائیدار اقتصادی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ تعلیم غربت کم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ پہلے قومی تعلیم کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ نظام تعلیم قومی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ اس وقت نوجوان نسل اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہے۔ اوگرا نے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ ترجمان اوگرا کے مطابق ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ملک میں بلا ترتیب 18 اور 37 دنوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر دستیاب ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پیٹرول کے 1,01,000 میٹرک ٹن کے حامل بحری جہاز برت پر ہیں۔ مقامی ریفائنریز پیٹرولیم مصنوعات کی طلب کو پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید اچانک پنجاب ڈینٹل ہسپتال لاہور پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری آغا نبیل بھی سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کے ہمراہ موجود تھے۔ جی بالکل، اہم دورے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید جو ہیں وہ اس وقت اچانک پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری آغا نبیل بھی سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید جو ہے اچانک پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور پہنچ گئے تھے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے۔ جی عدنان، بتائیے گا ڈاکٹر احمد جاوید کا کیا کہنا تھا اپنے اس دورے میں؟ ہم اپنے رپورٹر سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فی الحال آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید نے اچانک پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور کا دورہ کیا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری آغا نبیل بھی سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کے ہمراہ تھے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے۔ جی عدنان، بتائیے گا ان ڈاکٹر نے اپنے اہم دورے پر کیا اقدامات کیے اور کن امور پر بات چیت کی؟ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اچانک پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری آغا نویر بھی سیکرٹری صحت پنجاب احمد جاوید قاضی کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب ڈینٹل اسپتالوں میں مریض کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پرنسپل پروفیسر وحید امیر نے سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو پنجاب ڈینٹل اسپتال میں مریضوں کے علاج معالجے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں آنے والے مریضوں نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے شام کی شفٹ کے آغاز کو انتہائی سراہا۔ اس موقع پر سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کوہ نور ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں ایوننگ شفٹ کے آغاز پر آنے والے مریضوں بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں ایوننگ شفٹ کا آغاز کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ مریضوں کے علاج معالجے کو یقینی بنانا تھا۔ جی بہت شکریہ عدنان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب آئی جی ریلویز راؤ سردار علی خان کا ملتان ڈویژن کا دورے پر آئی جی ریلویز کو پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ ایس پی ریلویز ملتان شاہد نواز نے آئی جی ریلویز کو ملتان ڈویژن کی ورکنگ اور انتظامی امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر عمران چودھری کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی ریلویز راؤ سردار علی خان کا ملتان ڈویژن کا دورے پر آئی جی ریلویز کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ آئی جی ریلویز نے ملتان ڈویژن میں قائم ایس پی آفس، تھانہ ریلویز ملتان کینٹ، لائک ریلویز پولیس لائنز اور ہیلپ ڈیسک ملتان اسٹیشن کا ملاحظہ کیا، جبکہ ایس پی ریلویز ملتان شاہد نواز نے آئی جی ریلویز کو ملتان ڈویژن کی ورکنگ اور انتظامی امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی ریلویز نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پولیس لائنز میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر آئی جی ریلویز نے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ملتان حماد حسن مرزا کے ساتھ میٹنگ بھی کی، جس پر ڈی ایس ملتان ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل پنجاب کی بڑی کارروائی۔ کمرشل بینکنگ سرکل پنجاب نے خفیہ اطلاع ملنے پر ہنڈی حوالہ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
जी बिल्कुल, आपको बताएं FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब ने खुफिया इत्तला पर हुंडी हवाला में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब ने खुफिया इत्तला पर हुंडी हवाला में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी आपको बताएं कि FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की बड़ी कार्रवाई। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब ने खुफिया इतला मौसूल होने पर हुंडी हवाला में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब ने खुफिया इतला मिलने पर हुंडी हवाला में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील से। जी अदील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब में खुफिया इत्तला पर हुंडी हवाला में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम फैसल महमूद प्राइस बॉन्ड की आड़ में करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा था। मुलजिम को फुआरा चौक अटक से गिरफ्तार किया गया है। दौरान तलाशी मुलजिम से 500 सऊदी रियाल, 800 अमेरिकी डॉलर और 20 बरतानवी पाउंड बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम बरामद होने वाली करेंसी रखने के हवाले से कोई जवाब पेश करने में नाकाम रहा है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। जी अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हजरत सखी मादुलाल हुसैन सरकार के सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब का इनेकाद कर दिया गया। सियासी और समाजी शख्सियात के साथ ज़ाहिरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजमल जट की इस रिपोर्ट में। हजरत सखी मादुलाल हुसैन सरकार के सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा का तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ ज़ाहिरीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तुरबत मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल मुबारक के बाद तुरबत मुबारक पर फूलों के नजराने पेश किए गए। आने वाले ज़ाहिरीन ने दुरूद सलाम के नजराने पेश किए और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर आने वाले ज़ाहिरीन का कहना था कि इन बुजुर्गों की बदौलत ही आज इस्लाम का बोल बाला है। इनका मजीद ये भी कहना था कि इन बुजुर्गों के पास आकर रूह को सुकून और दिल को ताजगी मिलती है। ये मादुलाल हुसैन सरकार का गुस्ल है। ये सालाना गुस्ल है, 470वां माशाल्लाह गुस्ल है। ये बड़ी रौनक से बड़े जोशो आज बड़ा मुबारक दिन है। रजब की 1 तारीख है और पिछले कई सदियों से ये सिलसिला जारी है। सदर सखी मादुलाल हुसैन सरकार का यहाँ गुस्ल मुबारक की तकरीब मुनक्कद होती है और ये बड़ी खुशकिस्मत लोग हैं हम कि आज हमें मौका मिला कि हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ आके हम मुस्तफ़ीद होते हैं। इनकी जो इल्म है, इनकी जो समझ है, जो इन्होंने मेहनतें रियासतें की हैं सरकार सखी लाल हुसैन ने, और हमारे बड़े दादा परदादा भी यही के वासी हैं और हम इन्हीं से आगे फैज़ मांगते हैं। और यहाँ अल्लाह की रहमत का नज़ूल है और इतनी रहमत है कि लोग भी ये रहमत वटेरे हुण साडी किस्मत लिखिया, साडे तो बाद पता नहीं किहदी किस्मत आंदा है। ये साल बाद रजब दे महीने आंदा, रजब दी 1 तरीक नूं ते सखी दा करम है। ये दिंदे ही रहना, इन्हां दा दर वसिया ते वसिया ही रहना। इन्हां ने पैसे दी कुड़ी ते धेले दा मुंडा वेचे अपनी जाति दे विच। अज भी माशाअल्लाह इत्थे पैसे दी कुड़ी ते धेले दा मुंडा विकदा है। जिहदे घर औलाद नहीं होंदी इत्थे आण के टगा चढ़ांदा है ते उहनूं अल्लाह मियां पुत्तर दे दिंदा। जिहदे घर धी नहीं होंदी अल्लाह मियां नूं इत्थे टगा चढ़ांदा ते उहनूं पैसा दे दिंदा ते उहनूं उहदे घर। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का NA 125 का दौरा लीग रहनुमाओं की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौका पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ कारकुनान की कसीर तादाद ने कैप्टन सफदर का इस्तकबाल किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कारकुनान से मीटिंग की और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कारकुनान से बात करते हुए कहना था कि आज इस मीटिंग का मकसद मुल्क के मकबूल लीडर मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल करना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो अवाम की मुश्किलात का खात्मा कर सकती है। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा अफसरान का इजलास। बिजली की बंदिश की सूरत हाल में तमाम इलाकों में पानी की बिला तहत्तुल सप्लाई को जारी रखा जाए। तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत भी की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा अफसरान का इजलास हुआ, जबकि बिजली की बंदिश की सूरत में तमाम इलाकों में पानी की बिला तहत्तुल सप्लाई को जारी रखा जाएगा। तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत जबकि की जा रही हैं। एमडी वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा अफसरान का इजलास है, जबकि बिजली की बंदिश की सूरत में तमाम इलाकों में पानी की बिला तहत्तुल सप्लाई को जारी रखा जाएगा। तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत भी की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एमडी वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्कद किया गया है। इस इजलास का मेन मकसद जो है बिजली की बंदिश की सूरत हाल में तमाम इलाकों में पानी की बिला तातील सप्लाई को जारी रखना था। इसके अलावा इजलास में तरक्याती स्कीमों ऑपरेशन की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया है और इसके साथ इजलास में पानी सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की जो पेशरफ्त है उसका भी साथ साथ जायजा लिया गया है और इजलास में तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों को तेज करने के इक़दाम भी सादर फरमाए गए हैं और सुस्त रवि का शिकार जो स्कीमों पे खसूसी तवज्जो देने के भी एमडी वासा गफरान अहमद ने इक़दाम सादर फरमाए हैं। इसके साथ साथ जो क्वालिटी पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमडी वासा ने यह भी कहा है इजलास में एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहे। इजलास में एमडी वासा का यह भी कहना था और साथ ही साथ जो टैंकर समेत तमाम हैवी गाड़ियों उनको हमा वक्त जो है वो तैयार रखने के लिए भी कहा गया है और साथ साथ ड्रेन डिसल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। एमडी वासा की जानिब से ये भी जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमेशा के लिए जो है वो तैयारी के लिए गाड़ियों को रेडी रखने के लिए भी कहा गया। बिजली की बंदिश की सूरत हाल में भी इलाकों को बिला ततील जो पानी की सप्लाई है वो उस हवाले से भी एक्शन साहिबान डायरेक्टर साहिबान को हदायत जो है वो जारी किए गए। इस मीटिंग में डीएमडी ऑपरेशन अब्दुल करीम, डायरेक्टर उस्मान बाबर, सोहेल कादर जिमा और अदील शरीफ शामिल थे और साथ ही साथ शाहजल वकार, हाफिज राहील अशरफ भी शरीक हुए। इसके अलावा डायरेक्टर्स मियां अहमद लाल, हाफिज इमरान, रियाज वलीम और आदिल फरूक सहेल सिंधु, डायरेक्टर फाइनेंस अतर महसूद समेत दीगर अफसरान ने जो है इजलास में शिरकत की है। जी आजम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MIPD की जानिब से टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बतौर मेहमान खुसूस शिरकत हुए। मजीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। MIPD की जानिब से टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पेट्रोलियम मसनूआत के मिनिस्टर जनाब मुसद्दिक मलिक थे। मुल्क भर में मिलेनियम एजुकेशन नेटवर्क के 1000 से जाहिद उस्ताज़ा और मुतज़मीन ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वो अपने सीखने के अमल और तरबियत को आगे ले जाने के लिए इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। एक कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे आज इज टेकिंग प्लेस वो 1000 प्लस टीचर्स के लिए है जो कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास यहाँ पे आई हैं। I'm Wahab Janjua from Employee Banking Department. I'm working over here as Senior Relationship Manager. We in RMS are working hand in hand. I would especially like to thank Dr. Faisal Mushtaq Sahab and the entire team of RMS. कॉन्फ्रेंस में मारूफ कौमी और बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी और असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फहद हुसैन का कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी मैं शुक्रगुजार हूँ फैसल मुश्ताक साहब का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, मुझे बड़ा खुशी हुई देख के कि इसमें बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन है और मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारे मुल्क से असातिज़ा कराम को यहाँ पे बुलाना और उनके साथ इस तरह की एक मोटिवेशनल किस्म की एक सेरेमनी करना। इससे न सिर्फ ये कि वो असातिज़ा जो हैं उनके जहन में क्लैरिटी आएगी, बल्कि वो जो क्लैरिटी है वो आगे से बच्चों में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो मिलेनियम एजुकेशन की सालाना टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस उस्ताज़ा, इस्लाह पसंदों और मुफक्करीन का सबसे बड़ा इज्तिमा है जो तदरीस और सीखने के अमल को तब्दील करने
اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اپنی چوکی پر فلسطینی احمد کاہلا کو گولی بغیر کسی وجہ کے ماری اور اس پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 46 سالہ احمد کاہلا کو 15 جنوری کو اسرائیلی فوج نے اپنی چوکی کے نزدیک گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ مقتول اپنی گاڑی سے چاقو لے کر باہر نکلا تھا اور اہلکاروں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیلی جاریت کے وقت احمد کاہلا کے ساتھ ان کا 20 سالہ بیٹا بھی گاڑی میں ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹے کے مطابق ان کی گاڑی چوکی پر روکی گئی اور ایک فوجی نے اسٹین گرینڈ فائر کیا جو گاڑی کے چھت سے ٹکرا گیا، جس سے والد نے چیخ کر کہا کہ ہم پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک آفیسر نے کالی مرچ کا اسپرے کیا اور والد کو گاڑی سے باہر نکالا اور دوسرے اہلکار نے فائرنگ کر کے ان کی ہلاکت کر دی۔ اور اب کچھ خبریں کرکٹ کی دنیا سے۔ پی سی بی کی عبوری کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے سابق فاسٹ بالر محمد عامر کو قومی ٹیم میں کم بیک کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ گزشتہ روز لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے کہا فاسٹ بالر محمد عامر قومی ٹیم میں کم بیک کر سکتے ہیں، تاہم انہیں پہلے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ محمد عامر نے سال 2020 میں انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ چیئرمین پی سی بی نے بریفنگ کے دوران کہا کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے میرا موقف بہت سخت ہے، تاہم عامر سزا بھگت چکے ہیں، ان کے لیے قومی ٹیم میں واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ قبل ازیں انہوں نے مزید کہا کہ عامر اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ خود واپس لیں گے تو وہ ٹیم میں کم بیک کر سکتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ پر تنقید کے نشتر چڑھا دیے۔ کرکٹ پاکستان کو دیے گئے انٹرویو میں سابق کپتان اور کمنٹیٹر وسیم اکرم نے کہا کہ ملک میں غلط تصور پایا جاتا ہے کہ چیئرمین کسی کرکٹ کو ہی ہونا چاہیے، کوئی بھی کرکٹر بورڈ سے بڑا نہیں ہوتا۔ وسیم اکرم نے رمیز راجہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ 6 دن کے لیے آئے تھے، اب چلے گئے ہیں، انہیں واپس اپنی جگہ پر آ جانا چاہیے۔ نجم سیٹھی نے تجربہ کار ہیں اور وہ بہت معاملات اچھے طریقے سے ڈیل کرنا جانتے ہیں۔ پاک بھارت بورڈز کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے تھی، یہ گلی کوچے کی کرکٹ نہیں ہو رہی، تم نہیں آؤ گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کون لوگ ہیں، جبکہ بھارت رواں سال شیڈول ستمبر کے آخر میں ایشیا کپ کے لیے پاکستان میں اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر رہا ہے، جس کے جواب میں اس وقت کے چیئرمین رمیز راجہ نے موقف اپنایا تھا کہ اگر بھارت ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کرتا تو ہم بھی بھارت میں شیڈول آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں شرکت نہیں کریں گے۔ پنجاب اور سندھ سمیت ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ کراچی میں صبح سویرے یخبستہ ہوا چلنے لگی، جس کے باعث درجہ حرارت مزید گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں سخت سردی کے باعث زیارت میں درجہ حرارت -17.8 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برف باری کے باعث پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن زیارت کے بالائی علاقوں کے رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں خوارہ اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی، جبکہ پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور۔